हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइड में। और आज के वीडियो में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो डिकोड की जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट 1 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। और जितने लोग भी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को पता ही होगा कि डिकोड के जितने भी नोट्स आते हैं, या हिंदी की जो इनकी बुक हैं, या जीएस की जो ये टेस्ट सीरीज है, काफ़ी अच्छे होते हैं। और इनके प्रश्नों का जो जो चयन है वो वाकई में एकदम एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग है, जो 2023 में जो निरस्त हो गया है उसके अकॉर्डिंग ही है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न करा, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के सही कालक्रमानुसार में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड, और भारतीय खाद्य निगम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो नेफेड है, इसकी स्थापना हुई थी आपका 2 अक्टूबर 1958 को। तो अब हम डेट नहीं लिखते हैं, सीधे क्या लिखते हैं? सन लिखते हैं। 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1958 को। दूसरा था भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हालांकि इस पे मोबाइल से इस पे थोड़ा लिखा बढ़िया नहीं जा रहा है, तो बस टेढ़ा मेढ़ा जो भी है समझ जाइएगा। उसके बाद से आप भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, इसकी स्थापना होती 1987 में। भारतीय खाद्य निगम 1965, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? पहला आएगा। अब देखिए पहला में कौन कौन सा ऑप्शन है? जो 1958 वाला जो पहला है, तो अब देखेंगे ए में एक पहला है, बी में नहीं है, अर्थात ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सी में है, ये भी हो सकता है, डी है, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं 1963 के बाद 65 आएगा, फिर 87 आएगा। तो अब देखते हैं चौथा, एक के बाद से 4 किस में है? तो एक के बाद से 4 ऑप्शन ए में नहीं है, कैंसिल। सी में नहीं है, कैंसिल। डी में है, अर्थात ये ऑप्शन हमको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार और देते हैं, भारतीय कृषि सहकारी विकास विपणन संघ 1958, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ 1987, और भारतीय खाद्य निगम 1965, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि हिंदुओं और बौद्धों के लिए पवित्र उत्तर प्रदेश के किस स्थल का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने कपित्थ किसके बारे में? तो कपित्थ नाम से किया है। कपित्थ नाम से किस ह्वेन-सांग ने कपित्थ नाम से किस शहर का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? दूसरे के संकिसा, चक्रतीर्थ, गोला, गोकर्णनाथ और अहिछत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकिसा नाम से ह्वेन-सांग ने कपित्थ का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, संकिसा। और ये संकिसा, और देखें तो यूपी के किस जिले में है? ये फर्रुखाबाद जिले में। किस जिले में है? फर्रुखाबाद जिले में है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन शासकों को उनके शासकों के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। तो देखते हैं कि फर्रुखसियर, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही कालक्रमानुसार देखें तो फर्रुखसियर कब राजा बना था? 1713 में। शाहजहां द्वितीय कब बना था? 1719 में। शाह आलम द्वितीय कब बना था? 1759 में। और मोहम्मद शाह ये भी 1719 में। चूँकि शाहजहां द्वितीय ये कुछ महीनों तक के लिए था और ये मोहम्मद शाह से पहले था। तो इसका सही कालक्रमानुसार देखें तो पहले में क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, अर्थात जिसमें भी पहले एक होगा वही सही होगा। तो ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, सी नहीं होगा। तो सी को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। उसके बाद से क्या आ रहा है? शाहजहां द्वितीय बोले हैं ना, तो एक के बाद से ऑप्शन नंबर क्या आ जाए? बी 2 आएगा। तो बी 2 पहले किस में है? ए में है, ये भी सही हो सकता है, बी में है, ये भी सही हो सकता है, डी में नहीं है, इसमें 3 है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मोहम्मद शाह कौन? ये चौथे नंबर पर है। तो केवल ए में चौथे नंबर पर नहीं है, जब तीसरे नंबर पर है। नहीं, बी में क्या है? तीसरे नंबर पर, ये 4 है, मोहम्मद शाह तीसरे नंबर पर। उसके बाद आया क्या? तो शाह आलम द्वितीय।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि ये इस पर थोड़ा मतलब लिखा ठीक से नहीं जा रहा है, लेकिन बस समझ लीजिएगा। ये 1713 है, ये 1719 है, ये 1700 शाह आलम द्वितीय 1759, मोहम्मद शाह क्या है तो 1719 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गोखार पर्वत क्या है, गोखार पर्वत पर चट्टानों को काटकर बनाई गई जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्रुखाबाद, बी कौशाम्बी, सी महोबा, डी श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महोबा। क्या होगा, महोबा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एकमात्र ग्रंथ कौन सा है जिसे पाली भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सारीपुत्र प्रकरण, मिलिंद पन्हो, विशुद्धि मग और सौंदरानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिलिंद पन्हो। क्या होगा, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो इसका सही आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा मिलिंद पन्हो के बारे में देखें तो ये बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एकमात्र ग्रंथ है। और इसे किसे भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें इंडो ग्रीक शासक जो जिसे मिनेंडर भी कहा जाता था और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक वार्तालाप है। तो बस इतना ही इसके बारे में। ये पीसीएस में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। सूची वन को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दिया और राज्य दिया है। तो खीर गंगा, थोड़ा इसका छोटो करते हैं। खीर गंगा किस राज्य में है, एक मिनट। खीर गंगा आपको पता होना चाहिए कि खीर गंगा जो है ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अर्थात ए का कहाँ जा रहा है, थर्ड में। ए का थर्ड। कालेसर कहाँ है, तो कालेसर जो है ये हरियाणा में है। तो बी का किस में मिलेगा, 4 में मिलेगा। कांगेर घाटी कहाँ है, तो कांगेर घाटी आपका है छत्तीसगढ़। अर्थात सी का किस में मिल रहा है, 2 में मिल रहा है। फिर मुकुर्थी तब एक बचा, यानी कि ये कहाँ है, तमिलनाडु। अब देखते हैं कि ए का 4 किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में। ए का थर्ड ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा है, ये गलत, कैंसिल होगा। बी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। डी बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सब प्रश्न देखने में बस कठिन लगते हैं और जो एक मिल गया तो बाकी मतलब आगे बहुत आसान हो जाते हैं। देखिए एक ही मिला, बाकी सारे चारों के चारों मिल गए। हमको खीर गंगा ही केवल पता हो जो हिमाचल प्रदेश में है। अर्थात ए का किस में जा रहा है, थर्ड में। तो ये ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में दूसरे पौधों के स्वस्थ विकास के लिए जगह बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त पौधों या पौधों के कुछ हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए पेगिंग, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ऑप्शन ए क्या कहलाती है, पेगिंग, नीपिंग, सी थीनिंग और डी क्या है, रेटिनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थीनिंग कहलाता है। दूसरे पौधों के स्वस्थ विकास के लिए जगह बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त पौधों या पौधों के कुछ हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थीनिंग। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हर कभी और जो गांव से बिलोंग करते होंगे या जो कभी भी कोई पौधा रोपे होंगे तो देखे होंगे एक जगह कई पौधे गिर जाते हैं। तो क्या होता है ना कि उस पौधों को उखाड़ लिए जाते हैं और 2-3 पौधे बस छोड़ दिया जाता है। कारण कि जितना भी पोषण स्तर हो, पोषण या पानी हो, कुछ ही पौधों को मिले और जो पौधों को मिले वो काफ़ी तरह से मजबूत हों। ज़्यादा पौधे हो जाते हैं तो वो सबको मतलब बराबर पोषण नहीं मिल पाता, इसलिए वो कमज़ोर भी हो जाते हैं और वो फल भी नहीं देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग थीनिंग कहते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, ये राज्य व्यवस्था से प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की दशा में एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। तो ये आप 8 का स्टेटमेंट नंबर 1 क्या होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 8 है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं।
देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है इसका, ये सही है। ठीक, दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद को उसके आह्वान के कारणों को सूचित किया जाना संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति को संसद को उसके आह्वान के कारणों को सूचित किया जाना संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 8वें का तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए में क्या दिया, केवल 2 सही, बी में दिया दोनों सही है, सी में दिया केवल 1 सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल 1 सही है, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत है, क्योंकि संवैधानिक रूप से आवश्यक है, यहाँ नहीं होता तो ये सही होता। अब 9वां प्रश्न देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मातृ, एक मिनट, अरे यार क्या होगा ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी शुरुआत मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति थीम के साथ 1 जनवरी 2017 को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में की गई थी। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। इस योजना का लाभ केवल पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को दिया जाता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला क्या है, इस योजना को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में लागू किया गया, ये भी सही है। चौथा क्या, इसके अंतर्गत कुल 5,000 रुपये की सहायता राशि 2 किस्तों में दी जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि 5,000 तो दिया जाएगा, लेकिन 2 किस्तों में नहीं, बल्कि ये 3 किस्तों में दिया जाएगा। कितने, 3 किस्तों में। अब देखेंगे 4 जिसमें भी, जिस ऑप्शन में भी होगा वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में 4 है, ये गलत हुआ। हालांकि ये 1 और 3 दोनों सही है, लेकिन इसमें 4 है तो इसके वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। बी में 2 और 3 ये सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं, सी में 1 और 4 है तो ये भी कैंसिल, डी में 1, 3 और 4 है तो ये भी कैंसिल, अर्थात सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका सही नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो इसमें क्या रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, स्वराज पार्टी की स्थापना और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। अगर इस प्रश्न का सही काल क्रमानुसार देखें तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी, और कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, 1930 में। हालांकि इस पर थोड़ा बढ़िया से अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी समझ जाइए कि मतलब कौन सा शब्द क्या है। तो देखते हैं पहले क्या आ रहा है, तो पहले क्या आ रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो 1920 में आ रहा है। उसके बाद से क्या आ रहा है आपका, 1920 के बाद आ रहा है 1923, जो स्वराज पार्टी की स्थापना है, जो एक मिनट, अरे गायब हो गया फिर, कोई नहीं, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये 1920 में हुआ था। उसके बाद आता है क्या, स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1923 में, सॉरी 1923 में। तो एक के बाद क्या आएगा, थर्ड, क्योंकि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ था, जो सबसे लास्ट में था। अब देखते हैं किस ऑप्शन में एक के बाद से थर्ड है। तो पहले तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में 1 है, सी में 1 है, बी में 1 है ही नहीं तो ये भी कैंसिल होगा, डी में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, डी में पहले 3 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं 1 के बाद से किस में थर्ड है, तो 2 में नहीं है, क्योंकि 1 के बाद से 2 है, और कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था 1924 में हुआ था, और स्वराज पार्टी के स्थापना 1923 में जो इसके पहले हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हम क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि का उपयोग खेती करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69%। 11 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा 69%, अर्थात 69% उत्तर प्रदेश के कुल भूमि का खेती किया जाता है। अगला प्रश्न है क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म, क्वेश्चन नंबर क्या है 12। तो ताता पानी दिया है,
कहाँ दिया है, ये तातापानी उड़ीसा, पूगा घाटी लद्दाख, कैम्बे गैब्रेन गुजरात और सूरजकुंड कहाँ दिया है, झारखंड। सूरजकुंड क्या दिया है, झारखंड। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, देखिए सूरजकुंड झारखंड जो है, सूरजकुंड जो है झारखंड, ये क्या है, सही है। कैम्बे गैब्रेन जो गुजरात में है, ये भी क्या है, सही है। पूगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में, ये भी क्या है, सही है। जो तातापानी है उड़ीसा में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, अर्थात ये कैंसिल गलत हो जाएगा और इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। तातापानी कहाँ है, उड़ीसा में है, सॉरी छत्तीसगढ़ में है। एक इसी के नाम से मिलता जुलता आता है तपता पानी। तपता पानी जो उड़ीसा में होता है, तातापानी ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट 2000, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, 2019 दिया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, सागरमाला परियोजना 2015 और 020 प्रभाव योजना 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये गलत है, क्योंकि लाइट हाउस प्रोजेक्ट की स्थापना 2019 में नहीं हुई थी, ये 2021 में हुआ था। कब हुआ था, 2021 में। और सांसद आदर्श ग्राम योजना 2024 ये सही है। सागरमाला परियोजना 2015 ये भी सही है। और 020 प्रभाव योजना 2016 ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। भारतीय संसद द्वारा पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 14। भारतीय संसद द्वारा पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2000, बी 2001 में, सी 2000 में और डी क्या है, 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 2001। भारतीय संसद द्वारा पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2001 में पारित किया गया था। इसी में आप क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो कथन कारण से संबंधित है। तो नीचे दिए गए, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक का अभिकथन और दूसरा कारण से चिन्हित किया गया है। अभिकथन कह रहा है ये, सामान्यतः स्वच्छ वर्षा का पीएच थोड़ा अम्लीय होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब इसका कारण क्या दे रहा है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वातावरण में विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन ए दे रहा है ए और दोनों ए तथा आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए तथा आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। और क्योंकि इसका हम लोग जो कथन कारण के जिस तरह से सॉल्व किया तो उस तरह देखा जाए तो सामान्यतः स्वच्छ वर्षा का पीएच थोड़ा अम्लीय होता है। और अम्लीय होता है, इसके आगे क्या कर देंगे ना, क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वातावरण में विद्यमान रहते हैं। क्योंकि के बाद से जो कारण हम दे रहे हैं, ये कारण सही सटीक इस पर बैठ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों सत्य है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। भारत भारती नामक काव्य में भारत दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति करने वाले उत्तर प्रदेश में जन्मे निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। दद्दा के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, भूषण को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिसे हरिओद भी के नाम से जाना जाता है, या मैथिली शरण गुप्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती नामक काव्य को इन्होंने लिखा था और इसमें भारत दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति होती है और इन्हें दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं था। निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा एक वर्तमान प्रदेश में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए चेंदी, बी वत्स, सी पांचाल, डी क्या है, मत्स्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जो मत्स्य क्षेत्र था, ये उत्तर प्रदेश में नहीं था। और उसके बाद जो चेदी देखें, और जो महाजनपदों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद बिलोंग करते थे। और जिनमें से ये जो मत्स्य महाजनपद है, ये राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में शामिल है। इसमें राजस्थान के जयपुर क्षेत्र जो आता है वो आता है इसमें। उसके बाद से
अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बर्न्स, जगदीश चंद्र बसु, स्टर्लिंग या क्लीमेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बर्न्स। प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स बर्न्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट एक कह रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रश्न कितना नंबर है 19। तो ये इस पहला स्टेटमेंट क्या है, इसका सही है, क्योंकि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा क्या कह रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। तो अब किस में ऑप्शन मिल रहा है, ए में केवल 1, बी में केवल 2 या सी में 1 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1932, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो 1932 में नहीं था, ये 23 में आया था। 1923 में कब आया था ये, 1923 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में था, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में ही था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में था। क्वेश्चन नंबर 20 था और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची 1 को सूची 2 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट सही कूट का चयन, मतलब कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोग के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है टोकोफेराल, राइबोफ्लोविन, साइनोकोबाल्मिन और डी है रेटिनाल। तो देखिए टोकोफेराल से क्या होता है ना, जनन क्षमता में कमी होती है, अर्थात ए का कहाँ मिल जाएगा, 4 में मिल जाएगा। टोकोफेराल से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 21 है। फिर उसके बाद से बी राइबोक्लोविन, तो राइबोक्लोविन से होता है किलोसिस, राइबोक्लोविन से किलोसिस। अब दो ही से मिला लेंगे कि देख लेंगे कहाँ ये कौन किस ऑप्शन में मिल रहा है। ए का 4 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ए का 1 में मिल रहा है, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा। बी में ए से 4 मिल रहा है, ये सही हो सकता है। सी में भी मिल रहा है, अर्थात ये भी सही हो सकता है। डी में नहीं मिल रहा था, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से देखते हैं राइबोफ्लोविन वाला कि बी का किससे मिल रहा था, किलोसिस से। तो बी का 3rd देखते हैं किस में मिल रहा है, ये तो पहले से ही कैंसिल है। बी देखते हैं इसमें 2, ये कैंसिल हो गया, अर्थात किस में मिल रहा है, बी का 3rd में। तो अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि टोकोफेराल किससे, जनन क्षमता में कमी, राइबोफ्लोविन किलोसिस से कमी, और सी क्या कह रहा है, सी का 2 दे रहा है ना, तो साइनोकोबालमाइन जो घातक रक्त क्षीणता से है, और रेटिनाल ये जीरोफ्थेलेमिया से संबंधित है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय किस जिले में स्थित है। कौशाम्बी में है, सिद्धार्थनगर में है, मथुरा में है और लखनऊ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो मथुरा में है। एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है, ये मथुरा में है। और जो ये राजकीय जैन संग्रहालय था, और जो बौद्ध संग्रहालय देखें तो बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में 3 जगह है, एक गोरखपुर में है, दूसरा कुशीनगर में और तीसरा पिपरावा जो सिद्धार्थनगर में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान के पद के लिए उत्तराधिकार का कोई अस्थायी नियम नहीं था। स्टेटमेंट ये क्या है, सही है। 23 क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ये क्या है, सही है।
अगला है कि सुल्तान के पास अपने पुत्र या पुत्री वयस्क हो अथवा अवयस्क किसी को भी उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही, अर्थात दोनों सही है। सल्तनत काल से संबंधित दोनों स्टेटमेंट सही है। अब किस में देखते हैं, मिलता है कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है केवल 2 सही है, बी में न तो 1 न तो 2 सही है, और सी में केवल 2 सही है, और डी में सी में करा केवल 1 सही है, डी में करा दोनों सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट क्या थे, सही थे। अगला क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर क्या है, 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे रहा है 1975, बी 1976, सी 1977, डी 1978। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1977। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, तो 1977 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1977। अगला प्रश्न है, द मून ऑफ द माउंटेन के रूप में जाना जाने वाला माउंट रवेंजरी किन 2 देशों के मध्य स्थित है। ये चिली और अर्जेंटीना के मध्य, युगांडा और DR कांगो के मध्य, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य, स्पेन और फ्रांस के मध्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 का सही आंसर हो जाएगा बी, जो द मून ऑफ माउंटेन के रूप में जाना जाने वाला माउंट रवेंजरी जो है ये युगांडा और DR कांगो के बीच में, किस में है, युगांडा और DR कांगो के बीच में है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर किया गया है। अंतरिक्ष में संचार के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में संचार के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। उसके बाद इन तरंगों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या दे रहा है। दोनों ए तथा आर सही सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे नीचे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी अंतरिक्ष में चुंबकीय तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है, और इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही है, और ये कथन कारण जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रित्जकर पुरस्कार, ये क्या है, प्रित्जकर पुरस्कार, फील्ड मेडल पुरस्कार, ग्लिका पुरस्कार या यूनेस्को ग्लिका पुरस्कार, ये मतलब किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रित्जकर पुरस्कार जो आर्किटेक्ट, पहला इसमें प्रित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्ट, अर्थात ये सही है, क्योंकि इसको प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्ट में इसे आर्किटेक्ट का नोबल भी कहा जाता है। उसके बाद है फील्ड मेडल संधारणीय कृषि, ये अब ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, गलत है, अर्थात ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये फील्ड मेडल पुरस्कार संधारणीय कृषि से संबंधित नहीं है, बल्कि ये गणित से संबंधित है। किससे है, तो ये गणित से संबंधित है। ग्लिका पुरस्कार मृदा संरक्षण से संबंधित है। यूनेस्को गिलर्मो पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। सही 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, 28। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1833, बी 1867, सी 1877 या डी 1893। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1877 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत अवध कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का औषधीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण IUCN की संकटापन्न सूची में शामिल कोमीफोरा वीटी पादप भारत में मुख्यतः किन क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में, मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में, पश्चिमी हिमालय में या राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में ये कोमीफेरा वीटी नामक पादप पाया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भाग 18 क्या है, आपातकालीन उपबंध, अर्थात ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ये सही है। भाग 12 क्या दे रहा है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये भी सही है। भाग 13 क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 में नहीं है। अगर भाग 13 में देखा जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित वही भाग 13 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। और पूछा कि कौन से सुमेलित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस मिशन की शुरुआत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 31 है ना ये। और इसका उद्देश्य देश में वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाना, अवक्रमित वनों को बहाल करना तथा पारस्परिक तंत्र सेवाओं को बढ़ाना है। ऑप्शन में देखें सही कौन क्या दे रहा है कि ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ए और दो दोनों सही है, बी में दोनों गलत है, सी में केवल एक सही है, डी में केवल दो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 है, एन अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग इन इंडियन ओशियन एंड देयर इन हैबिटेट नामक कंपनी पुस्तक में कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की तत्कालीन स्थिति का वर्णन करने वाला दुआर्तो बारबोसा किस देश का यात्री था। ऑप्शन नंबर ए इटली का, बी पुर्तगाल का, सी फ्रांस का, डी रूस का। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ का, दुआर्तो बारबोसा पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक मिलेट पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 अर्थात किस पे सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, किस फसल पे नहीं दिया जाता, बाजरा पे, रागी पे, कोदो पे, ज्वार पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोदो पे जो है भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है, अर्थात बाजरा दिया जाता है, रागी दिया जाता है, ज्वार पर दिया जाता है। और जो कुल फसलों की बात करें तो 22 फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है और प्लस एक गन्ना हो जाएगा, गन्ना को पे तो अर्थात कुल 23 फसलों पर एक तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली कहाँ का है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, ये जो है पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कहाँ का है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ए का 4। किंजल मिसाइल कहाँ है, तो किंजल मिसाइल देखते हैं तो ये रूस का है, अर्थात बी का किस में जा रहा है, 1 में जा रहा है। फिर कामिकाजे ड्रोन, सी का कामिकाजे ड्रोन, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये ईरान में संबंधित है, यहाँ पे ये ईरान का हथियार है। फिर डी है चैलेंजर टैंक, तो एक ही बच रहा है, डी का क्या हो जाएगा, 3rd, यूके से संबंधित है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में संबंधित है, ए का 4 से संबंधित था। तो अब देखते हैं ए का 4 किससे किससे मिल रहा है। अब इसको थोड़ा ज़रा बड़ा करते हैं। ए का 4 ए में ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा है, ये कैंसिल। बी में मिल रहा, सही हो सकता है। सी में मिल रहा, सही हो सकता है। डी में नहीं मिल रहा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद किंजल मिसाइल वाला किससे मिल रहा था, रूस से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बल एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 35। बल एक सदिश राशि है, बल आगुण एक अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए
केवल एक सही है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण एक अदिश राशि, ये गलत है। ये दोनों जो हैं बल और बल आघूर्ण दोनों क्या हैं, सदिश राशियाँ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ICAR भारतीय श्री अन्न या कदम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये 36। तो ये कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, भोपाल में, जयपुर में, बेंगलुरु में। तो इस 36 का सही आंसर हो जाएगा ICAR भारतीय श्री अन्न या कदम अनुसंधान, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, ये हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अब कितना है, 37। विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ है, गुरु शिखर है, सद्भावना शिखर है, या डोडा बेटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सद्भावना शिखर। अगर जो धूपगढ़ की बात करें तो धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर गुरु शिखर की देखें तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, किसका, अरावली का। उसके बाद डोडा बेटा देखें तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हक्की पिक्की किसे कहाँ के कौन सी मतलब जनजाति एक तरफ है और दूसरे तरफ राज्य है, तो कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। हक्की पिक्की कहाँ से संबंधित है, एक मिनट, इसमें पूछ रहा है कि हक्की पिक्की कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से। सहरिया कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से। असुर कहाँ से, तमिलनाडु से। और डोगरिया कौद क्या है, उड़ीसा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो असुर जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये असुर जो जनजाति है ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तमिलनाडु के क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। बाकी सब सही है। हक्की पिक्की जो है ये कर्नाटक में है, सहरिया कहाँ है, राजस्थान से, और डोगरिया कौद क्या है, उड़ीसा से संबंधित है। अगला देखते हैं कि पारंपरिक लोक नाट्य माच किस राज्य से संबंधित है। माच जो है किस राज्य से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो 39, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माच जो लोक नाट्य है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्पादित कुल ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा ही अगले स्तर तक स्थानांतरित हो पाता है। तो ये क्या दे रहा है कि 10%, बी है 25%, सी है 50%, डी है 90%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। क्या होगा, 10%। क्या होता है ना, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्पादित कुल ऊर्जा का केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक क्या होता है, स्थानांतरित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही। हर सेट में हम लोग 40 प्रश्न ही करेंगे। तो अंत में फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू।